सदियों साल पुरानी बात है जब नूरपुर नाम के एक गांव में चौधरी अब्दुल हमीद रहते थे। चौधरी अब्दुल हमीद एक बहुत ही समझदार और सुलझे हुए इंसान थे। अपने गांव की किसी भी मुश्किल को हल करने के लिए वह हमेशा आगे रहते थे। गांव की पंचायत में आने वाले झगड़ों का निपटारा भी चौधरी अब्दुल हमीद ही करते थे। जब भी गांव वालों के बीच में कोई बात हो जाती तो वे उसके हल के लिए चौधरी अब्दुल हमीद के पास ही आते थे और अब्दुल हमीद अपनी अक्लमंदी और समझदारी से हर झगड़े का सही इंसाफ करते थे। गांव के लोगों का यह यकीन था कि उनके चौधरी अब्दुल हमीद कोई आम इंसान नहीं बल्कि इंसाफ के फरिश्ते हैं। इसी तरह से एक दिन गांव की पंचायत में नईम नाम के एक आदमी का मामला आया जिस पर चोरी का इल्जाम था। सभी लोगों ने पूरे मामले को समझा और फिर सभी सबूतों की तफ्तीश की। उसके बाद चौधरी अब्दुल हमीद ने यह फैसला सुनाया कि नईम पर जो चोरी का इल्जाम लगाया गया है वह बिल्कुल सही है और उसे चोरी के इस जुर्म के लिए गांव से निकाल देने की सजा दी जाती है। साथ ही उसकी सारी जायदाद को जब्त कर लिया जाएगा। नईम कहने लगा, चौधरी जी मैं बेकसूर हूं, मुझसे जो भी गुनाह हुआ है वह अनजाने में हुआ है। तो चौधरी कहने लगा, नईम हमने जो भी फैसला दिया है वह बिल्कुल इंसाफ करके दिया गया है क्योंकि सभी सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। नईम बोला, चौधरी जी कई बार हमें जो नजर आता है वह पूरी हकीकत नहीं होता। मेहरबानी करके मुझ पर रहम कीजिए, मैं बेगुनाह हूं। जिन हालात में मैं आज फंस गया हूं कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी ऐसे हालात का सामना करना पड़े। लेकिन चौधरी अब्दुल हमीद ने यह कहते हुए नईम को गांव से बाहर निकाल दिया कि मैंने जो भी फैसला दिया है वह सभी हालात और सबूतों को ध्यान में रखकर दिया है। और इस तरह से नईम को चोरी के जुर्म में सजा के तौर पर गांव से बाहर निकाल दिया गया। नईम अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी किसी ने न सुनी। चौधरी अब्दुल हमीद एक बहुत ही नेक और समझदार आदमी थे। पंचायत की कार्यवाही खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घरों को लौट गए। चौधरी अब्दुल हमीद भी अपने घर लौट गए। इस गांव के बाहर एक बाबा साहब की खानकाह थी। वह बाबा साहब अल्लाह की इबादत करने वाले और एक सच्चे वली थे। गांव के लोग अक्सर उन बाबा साहब की खानकाह में उनकी नसीहत सुनने के लिए आया करते थे। चौधरी अब्दुल हमीद का भी बाबा साहब के साथ खास लगाव था। वह भी बाबा साहब से मिलने और उनके इरशाद सुनने के लिए खानकाह में आते रहते थे। अगले दिन जब चौधरी अब्दुल हमीद साहब से मिलने के लिए आए तो बाबा साहब ने कहा, चौधरी जी मैंने कल के वाकया के बारे में सुना कि आपने नईम नाम के एक आदमी को चोरी के जुर्म में गांव से निकालने की सजा दे दी। जहां तक मेरी जानकारी है नईम नाम का वह आदमी मेरी खानकाह में भी आया करता था। मुझे लगता है कि वह एक अच्छा इंसान था। चोरी जैसी नीच हरकत उसने नहीं की होगी। चौधरी बोला, नहीं बाबा साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने सभी हकीकतों और सबूतों को ध्यान में रखकर ही अपना फैसला दिया था और मेरा फैसला कभी गलत नहीं हो सकता। मैंने आज तक जितने भी फैसले दिए हैं वे सभी इंसाफ से भरे हैं, बाबा साहब ने कहा। चौधरी जी कभी कभी हमें जो सामने नजर आता है वह पूरी हकीकत नहीं होता। मुझे तो लगता है कि आपने जो फैसला दिया है उसमें कहीं कोई खता रह गई है। लेकिन चौधरी बाबा साहब की इस बात से मुत्तफिक नहीं था। उसे तो अपने फैसले पर पूरा यकीन था। चौधरी अब्दुल हमीद की एक बेटी थी जो कि अब निकाह के लायक हो चुकी थी। अब्दुल हमीद जब अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी कहने लगी, सुनिए जी, हमारी बेटी अब निकाह के लायक हो चुकी है और मैंने तो उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता भी ढूंढ लिया है। लड़का बहुत ही अच्छा है और हमारे पड़ोस के ही गांव का रहने वाला है। चौधरी ने कहा, अरे प्यारी बीवी, आप फिक्र मत करो, मैं अपनी बेटी का निकाह पूरी शान से करूंगा। और देखना, इस बार तो मेरे खेतों में फसल पूरे गांव में सबसे अच्छी होगी। कुछ ही दिनों में फसल की कटाई शुरू होने वाली है। मैं तो अपनी फसल शहर में जाकर बेचूंगा ताकि मुझे उसके अच्छे दाम मिले और फिर देखना मैं कैसे अपनी बेटी निकाह बड़ी ही शान से करता हूं। चौधरी की बात सुनकर उसकी बीवी बहुत खुश हुई। अगले दिन जब चौधरी अब्दुल हमीद अपने खेतों पर गया तो अपने खेतों की हालत देखकर वह बुरी तरह से घबरा गया। अरे यह क्या हुआ, मेरी फसल में तो कीड़े लग गए। भला यह कैसे हो सकता है? अल्लाह, अब तो मुझे जल्दी से अपने खेतों को बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। चौधरी ने बहुत कोशिश की। उसने अपनी फसलों पर दवा भी छिड़की, लेकिन फिर भी उसकी फसल में कीड़े लगते ही जा रहे थे। इस तरह से चौधरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई और अपनी मेहनत को इस तरह से बर्बाद होते हुए देखकर चौधरी बड़ा ही उदास हो गया। वह चुपचाप अपने घर चला गया।
उसे उदास देखकर उसकी बीवी कहने लगी, क्या हुआ जी, आप उदास क्यों हैं? और फिर चौधरी ने सारा वाकया अपनी बीवी को बता दिया और बोला, हमारी सारी फसल बेकार हो गई। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। बीवी ने कहा, फिक्र मत कीजिए जी, आप तो एक मेहनती इंसान हैं और सबका भला सोचते हैं, तो फिर आप रोते क्यों हैं? मेरी मानो तो जाकर महाजन से कुछ कर्ज ले लो और जाकर शहर से बीज खरीद लो। अपनी बीवी का मशवरा चौधरी को बहुत ही अच्छा लगा। चौधरी फौरन ही गांव के महाजन की हवेली में पहुंच गया और सारा वाकया उसे बताते हुए कहने लगा, महाजन जी, मुझे अपने खेतों में फिर से काम शुरू करना है, जिसके लिए मुझे कुछ रुपए चाहिए। महाजन ने कहा, चौधरी जी, मुझे आपको कर्ज देने में कोई तकलीफ नहीं है, पर वह क्या है ना, आप तो जानते हैं कि मेरा सूद बहुत ही ज्यादा होता है। आप गांव के चौधरी हैं, इसीलिए आपको सूद में थोड़ा कम लगाऊंगा, लेकिन फिर भी सूद तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आप सोच लीजिए। चौधरी ने कहा, महाजन जी, सारा गांव जानता है कि मैं कितना मेहनती और ईमानदार हूं। आपको मुझ पर यकीन करना चाहिए। महाजन ने कहा, आप ठीक कहते हैं चौधरी जी, लेकिन क्या है ना कि यकीन पर उधार नहीं दिया जाता। सूद तो आपको चुकाना ही होगा, और अगर मेरा कर्ज आप वक्त पर नहीं चुका पाएंगे तो मैं आपके खेतों पर कब्जा कर लूंगा। यह सुनकर चौधरी गहरी फिक्र में पड़ गया। हालांकि पूरे गांव में चौधरी का सम्मान किया जाता था, लेकिन यह महाजन एक नंबर का सूदखोर था और उसने चौधरी जी का कोई लिहाज नहीं किया। अब क्योंकि चौधरी जी की सारी फसल खराब हो चुकी थी और उनके पास बिल्कुल भी जमा पूंजी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी पिछली फसल में लगा दी थी। कुछ देर तक सोचने के बाद चौधरी बोला, ठीक है महाजन जी, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। महाजन ने सोने के अशर्फियों की एक थैली चौधरी को पकड़ा दी और फिर चौधरी ने उस रुपए से अच्छे किस्म के बीज खरीदे और फिर से अपने खेती के काम में लग गया। कुछ महीनों में उसकी फसल फिर से पककर तैयार हो गई, लेकिन जैसे ही फसल की कटाई का दिन आया, चौधरी ने देखा कि उसकी फसल में फिर से कीड़े लगे हुए थे। पूरी फसल बर्बाद हो चुकी थी। यह देखकर चौधरी की आंखों में आंसू आ गए। वह रोता हुआ अपने घर पर आया और यह सारा वाकया उसने अपनी बीवी को बता दिया और कहा, मोहब्बत, मेरी सारी फसल फिर से बर्बाद हो गई। ऊपर से अब तो महाजन का कर्ज भी मुझ पर हो गया है। अब मैं अपनी बेटी का निकाह कैसे करूंगा? उसकी बीवी कहने लगी, सुनिए जी, कुछ ही दिनों में लड़के वाले हमारी बेटी को देखने के लिए आने वाले हैं। ऐसे में तो सारे गांव के सामने हमारी नाक कट जाएगी। ठीक उसी वक्त महाजन भी वहां पर आ पहुंचा और चौधरी से कहने लगा, चौधरी जी, मैं अपना कर्ज सूद समेत लेने के लिए आया हूं। चौधरी जी परेशान होकर कहने लगे, महाजन जी, मेरी सारी फसल बेकार हो गई है, मुझे कुछ वक्त की मोहलत दीजिए। महाजन लालचंद ने कहा, चौधरी साहब, मोहलत तो मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि सारा गांव जानता है कि मैंने आज तक किसी को मोहलत नहीं दी। देखो भाई, वादे के मुताबिक अब मैं तुम्हारे खेतों पर कब्जा करूंगा। अगर तुम्हें अपने खेत छुड़वाने हैं तो सीधी सी बात है, मेरा सारा रुपया सूद समेत वापस कर दो तो मैं तुम्हारे खेत वापस दे दूंगा। इतना बोलकर महाजन वहां से चला गया। अब तो चौधरी के हाथ से वह खेत भी चला गया था। कुछ ही दिनों में उसके घर की हालत बहुत ही खराब हो गई और एक दिन चौधरी ने अपनी बीवी से कहा, अब तो खेत भी हाथ से चला गया है और मेरे सर पर कर्ज भी है, ऊपर से बेटी का निकाह भी है। इसीलिए मैंने सोचा है कि हमारे सूबे के बादशाह नूरुद्दीन बहुत ही रहमदिल हैं, मैं उनसे जाकर मदद मांगूंगा। बीवी ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं जी। और फिर चौधरी उसी दिन बादशाह के महल में जाने वाला था तो उसे बादशाह नूरुद्दीन महल के बाहर ही टहलते हुए मिल गए। चौधरी ने सारा वाकया बादशाह को बताते हुए कहा, बादशाह की जय हो। बादशाह, मेरी मदद कीजिए, मेरी सारी फसल बर्बाद हो चुकी है और मेरी बेटी भी अब निकाह के लायक हो चुकी है। बादशाह ने कहा, अच्छा, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारी फसल बर्बाद हुई जबकि आसपास के लोगों की फसल को कुछ भी नहीं हुआ। मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। चौधरी बोला, बादशाह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बादशाह ने कहा, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम सच बोल रहे हो? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बात खत्म हुई, अब तुम यहां से जा सकते हो। बादशाह की बात सुनकर चौधरी बहुत ही उदास होकर वहां से चला गया। जब वह अपने गांव वापस लौट रहा था तो आधे रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने आप से कहने लगा, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। तभी चौधरी की नजर सामने पड़े हुए एक आदमी पर पड़ी जिसके बदन से खून बह रहा था। चौधरी उठकर फौरन उस आदमी के पास पहुंचा
और देखा कि वह आदमी मर चुका था। अरे, यह तो मौत हो गई। तभी चौधरी की नजर उसके हाथ पर गई जहां एक बड़ा सा हीरा चमक रहा था। चौधरी ने सोचा, अरे, यह तो बहुत बड़ा हीरा है, बहुत कीमती भी है। क्यों ना मैं इसे ले जाकर किसी जौहरी को बेच दूं और मुझे उसके बदले में अच्छी खासी रकम मिल जाएगी और मैं महाजन से अपना खेत छुड़ा लूं। लेकिन तभी चौधरी की रूह से आवाज आई, यह गलत है, यह तो किसी की चोरी करना ही हुआ। और फिर वह अपने आप से कहने लगा, नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं गांव का चौधरी हूं और सबका इंसाफ करता हूं। मुझे यह काम करना शोभा नहीं देता। लेकिन फिर उसके दिल में दूसरा ख्याल आया कि अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगा तो कोई और यह ले जाएगा। इससे बेहतर तो यह है कि मैं ही इसे बेचकर अपने दुख खत्म कर लूं। यह ख्याल आते ही चौधरी ने वह हीरा उठा लिया और फिर शहर की तरफ चल पड़ा। जौहरी की दुकान पर जाकर वह बोला, जौहरी जी, यह हीरा मेरा है, इसके कितने दाम मिलेंगे? जौहरी हीरा देखकर चौंक गया और सोचने लगा, यह हीरा तो बहुत ही कीमती है और इस देहाती आदमी की हालत देखकर यह साफ लगता है कि यह उसका नहीं है। जौहरी ने चौधरी को बहुत ही कम सोने की अशर्फियां पकड़ाते हुए कहा, लो, यह हीरा इतने का ही है। चौधरी बोला, यह क्या, आप क्या कह रहे हैं? यह हीरा तो बहुत ही कीमती है। लाओ, इसे वापस कर दो, मैं इसे किसी और जौहरी को बेच दूंगा। जौहरी बोला, अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अब यह हीरा मेरा है और मेरे पास ही रहेगा। मैं समझ गया हूं कि यह तुम्हारा नहीं है, क्योंकि इतने कीमती हीरों का मालिक तुम्हारे जैसा कोई देहाती आदमी नहीं हो सकता। यह हीरा तो बादशाहों का हीरा लगता है। देखो, तुम्हें जो दे दिया वह ले लो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। यह सुनकर चौधरी गुस्से में आ गया और उसने हीरा छीनकर जौहरी को धक्का दे दिया। जौहरी का सिर जोर से दीवार पर टकराया और उसकी मौत हो गई। ये देखते ही चौधरी के होश उड़ गए। वह खुद से कहने लगा, या अल्लाह, ये मुझसे क्या हो गया? मैंने कत्ल कर दिया। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं मैं? तभी वहां पर एक आदमी आ गया और उसने जौहरी को मरा हुआ पाया और साथ ही उसने चौधरी के हाथ में हीरा देखा तो सारा माजरा समझ गया। चौधरी ने घबराकर उस आदमी से कहा, मैंने इसे नहीं मारा, मैंने तो सिर्फ अपना हीरा वापस लिया था। ये दे नहीं रहा था, मैंने तो इसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता था कि यह मर जाएगा। ये कैसे मरा मुझे नहीं मालूम। वह आदमी कहने लगा, तुम्हें यह हीरा जंगल से मिला है ना? चौधरी ने कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? उस आदमी ने कहा, अरे, तुम्हें यह हीरा उस आदमी के पास मिला होगा जो झाड़ियों में मरा पड़ा था और जिसके बदन से खून बह रहा था, है ना? चौधरी बोला, हाँ हाँ, लेकिन तुम यह सब कैसे जानते हो? आदमी बोला, उस आदमी को मैंने ही मारा था। वह मेरा ही रफीकर था जो गद्दारी करके भाग रहा था और मैंने उसे पीछे से वार करके मार डाला। चौधरी बोला, क्या? कौन हो तुम? वह आदमी बोला, मेरा नाम फरहाद अली है और मैं बादशाह नूरुद्दीन के खजाने में खजांची का काम करता हूँ। मैंने खजाने में से सोने की अशर्फियां और हीरे चुराए थे। ये जौहरी उन्हें खरीदता था। अच्छा हुआ जो यह मर गया, क्योंकि यह हमेशा कम दाम देता था। इतना कहकर फरहाद अली ने अपनी जेब में से एक बड़ी सी पोटली निकाली। चौधरी ने देखा कि उसके अंदर कई छोटे छोटे हीरे चमक रहे थे। फरहाद अली ने कहा, ठीक है, ये पोटली तुम रख लो और अपने गांव चले जाओ। मैं कुछ दिनों बाद तुम्हारे घर इन्हें लेने के लिए आ जाऊंगा। चौधरी घबराकर बोला, लेकिन यह तो बहुत ज्यादा हीरों की पोटली है, क्या तुम इन्हें भी बादशाह के खजाने से चुरा कर लाए हो? फरहाद ने कहा, हाँ, और मैं तुम्हें यह इसलिए दे रहा हूं क्योंकि बादशाह के वजीर को मुझ पर शक हो गया है। ये हीरे तुम्हारे घर पर महफूज रहेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। अगर तुमने मेरी बात न मानी तो मैं बादशाह से शिकायत कर दूंगा और कहूंगा कि जंगल में तुमने ही उस आदमी को मारा था और उसका हीरा छीन कर यहां लाए थे, और जब जौहरी ने वह हीरा खरीदने से मना कर दिया तो तुमने सर्राफ को भी मार दिया। अब तो सब जगह तुम ही फंसोगे। चौधरी बोला, नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो। तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। फरहाद अली ने कहा, हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना कहकर फरहाद अली ने उस मरे हुए सर्राफ के पास से ढेर सारी सोने की अशर्फियां उठाईं और उन्हें चौधरी को थमा दिया और बोला, हाँ, अब यह मर चुका है तो इन सोने की अशर्फियों पर भी तुम्हारा ही हक है। चौधरी ने वह सोने की अशर्फियां ले लीं और फरहाद अली ने जो उसे हीरों की पोटली दी थी वह भी अपने पास रख ली और अपने गांव की तरफ चल दिया। फरहाद अली धीरे धीरे उसका पीछा करने लगा, क्योंकि वह देखना चाहता था
कि चौधरी का घर किस गांव में है और वह कहाँ रहता है। कुछ घंटों के बाद जब चौधरी अपने घर पहुंचा तो फरहाद अली बेखबर होकर वहां से चला गया। चौधरी ने फरहाद अली के जरिए जो हीरों की पोटली उसे दी गई थी वह अपने घर में छिपाकर रख दी। वह सोने की अशरफियां उसने अपनी बीवी को देते हुए कहा, यह लो मोहब्बत, बादशाह नूरुद्दीन ने मेरी कहानी सुनकर मुझ पर तरस खाया और मुझे यह सोने की मुद्राएं इनाम के तौर पर दे दी। बीवी बोली, यह तो बहुत ही अच्छा हुआ जी। अब इन सोने की अशरफियों से हमारा कर्ज भी उतर जाएगा, हमारे खेत वापस आ जाएंगे और साथ ही हमारी बेटी की शादी भी हो जाएगी, है ना। अगले दिन चौधरी महाजन के पास गया और उसका कर्ज चुकाते हुए कहा, ठीक है तो महाजन जी, मैंने जितना कर्ज लिया था वह सूद समेत आपको वापस कर दिया। महाजन बोला, ठीक है भाई, ये लो तुम्हारे खेतों के कागज, मुझे उनसे क्या, मुझे तो बस अपना रुपया चाहिए था जो सूद समेत मिल गया, बात अब खत्म। इस तरह से चौधरी ने महाजन से अपने खेत छुड़ा ली और वापस अपने घर चला आया। लेकिन जैसे ही वह अपने घर पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर वह चौंक गया। उसके घर में बादशाह नूरुद्दीन और उनके वजीर के साथ 2 सिपाही भी पहुंचे हुए थे। दोनों सिपाहियों ने फरहाद अली को पकड़ रखा था। वजीर ने बादशाह की तरफ देखते हुए कहा, बादशाह, हमारे जासूस ने हमें बताया है कि फरहाद अली इसी घर में छिपा हुआ था। अब तक महल से जो भी सोने की अशरफियां और हीरे चुराए गए थे वह फरहाद अली ने ही चुराए थे। जब हमारे जासूस ने कल उस जौहरी की दुकान पर तफ्तीश की तो जौहरी को मरा हुआ पाया। तब फरहाद अली बोला, बादशाह, सर्राफ को मैंने नहीं मारा, उसे तो चौधरी ने मारा है और मेरे रफीका को भी चौधरी ने ही मारा है। यह सुनकर चौधरी के हाथ पांव कांपने लगे। बादशाह गुस्से से बोला, चौधरी, तुम मुझसे मदद मांगने आए थे, अब सीधी तरह बता दो कि हमारे खजाने से चुराए हुए हीरे कहाँ हैं, वरना तुम्हारी खैर नहीं। डरते डरते चौधरी ने वह हीरों की पोटली बादशाह को थमा दी और कहा, बादशाह, ये फरहाद अली झूठ बोल रहा है। मैं तो सर्राफ के पास हीरा बेचने के लिए गया था, लेकिन उस सर्राफ की नीयत खराब हो गई। मैंने उससे हीरा छीना और उसे धक्का दिया। मुझे नहीं पता था कि वह मर जाएगा। तभी फरहाद अली बोला और उसने मुझे खजाने से चुराए हुए हीरों की पोटली दे दी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उसकी बात न मानूं तो वह आपसे शिकायत कर देगा और मुझे फंसा देगा। बादशाह ने कहा, तुम्हें वह हीरा कहाँ से मिला था? चौधरी बोला, बादशाह, जब मैं आपसे मदद मांगकर अपने गांव लौट रहा था तो मुझे रास्ते में एक मरा हुआ आदमी मिला जिसके हाथ में वह हीरा था। बादशाह ने कहा, तो तुम्हें फौरन आकर हमें सूचना देनी चाहिए थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम उतने ही गुनहगार हो जितना यह फरहाद अली, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तब चौधरी रोते हुए कहने लगा, बादशाह, मैंने जो कुछ भी किया वह मजबूरी में किया। मेरे अहल ओ अय्याल की हालत बहुत ही खराब थी। बादशाह बोले, ये सब बहाने वही लोग बनाते हैं जो मेहनत नहीं करते। जैसे ही बादशाह ने यह कहा तो चौधरी को कुछ महीने पहले का वही वाकया याद आ गया। उधर जब गांव के लोगों को पता चला कि चौधरी के घर पर बादशाह अपने सिपाहियों के साथ पहुंच गए हैं तो सब लोग चौधरी के घर पर इकट्ठे हो गए। और जब यह बात पीर साहब को पहुंची तो वह भी चौधरी के घर आ गए। सब गांव वाले मिलकर बादशाह से इल्तिजा करने लगे, बादशाह, हमारे चौधरी जी यह नहीं कर सकते। ये तो सबका भला चाहने वाले बहुत ही अच्छे इंसान हैं, सबकी मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन बादशाह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। तब पीर साहब आगे आए और कहने लगे, बादशाह, सब गांव वाले ठीक कह रहे हैं। चौधरी जी एक बहुत ही भले और ईमानदार इंसान है। इनके साथ जो भी हुआ वह अनजाने में हुआ। मैं इन्हें अच्छी तरह जानता हूं। इन जैसे नेक दिल तो पूरे गांव में कोई नहीं है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन्हें छोड़ दीजिए। बादशाह ने कहा, ठीक है पीर साहब, मैं आपके कलाम का एहतराम रखते हुए चौधरी जी को छोड़ देता हूं। इतना कहकर बादशाह अपने सिपाहियों के साथ वहां से चला गया। लेकिन जाते जाते वह फरहाद अली को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गया। उसके बाद चौधरी जी ने पीर साहब के हाथ को चूमते हुए कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पीर साहब, जो आपने मुझे बचा लिया। पीर साहब ने कहा, चौधरी जी, आपको याद है कि कुछ महीने पहले इसी तरह एक आदमी को आपने चोरी के जुर्म में गुनहगार ठहराकर उसे गांव से निकाल दिया था। तब मैंने आपसे कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमें नजर आता है वह आधी हकीकत होता है, लेकिन आप तो अपने इंसाफ पर पूरा यकीन रखते थे। आज ठीक वैसे ही हालात में आप भी फंस गए। ये सब तकदीर का खेल है चौधरी जी।
उस दिन वह गरीब नईम भी इसी तरह हालात का मारा हुआ था, लेकिन आपने उसकी एक न सुनी। पीर की बातें सुनकर चौधरी जी की आंखों में आंसू आ गए और फिर वह पीर साहब से कहने लगा, पीर साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने जो नईम के साथ किया वो गलत इंसाफ था और शायद उसी की सजा मुझे मिली। मुझे इस बात का बहुत गुरूर था कि मैं कभी गलत इंसाफ नहीं कर सकता, लेकिन आपने ठीक कहा, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि जो हमें नजर आता है वह पूरा सच नहीं होता और इंसान तकदीर और हालात से मजबूर होकर हार मान लेता है। तब पीर साहब बोले, चौधरी जी, अब मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप जब भी कोई फैसला करें तो बहुत सोच समझकर और सब हालात की तहकीकात करके ही करें। इतना कहकर पीर साहब वहां से चले गए और फिर उसके बाद से चौधरी गांव के हर मसले को पूरी तहकीक से सुलझाने लगा। इस कहानी से हमें यह गहरी सीख मिलती है कि इंसाफ करने से पहले हमेशा पूरी तहकीक और सब्र जरूरी होता है। चौधरी शमसुद्दीन एक समझदार और नेक इंसान था, लेकिन उसने नईम को सबूतों के आधार पर गुनहगार ठहरा दिया, बिना उसके हालात समझे। बाद में जब खुद उसी पर झूठे इल्जाम लगे और वह बेगुनाह होकर भी सजा के करीब पहुंच गया, तब उसे एहसास हुआ कि कभी कभी जो दिखाई देता है वही पूरा सच नहीं होता। अल्लाह की अदालत में हर चीज का हिसाब होता है और तकदीर का पहिया घूमकर हमें वही महसूस कराता है जो हमने दूसरों के साथ किया होता है। इसलिए इंसान को हमेशा इंसाफ, रहमदिली और तहकीक के साथ फैसला करना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि वह गलती नहीं